इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है फ्रोडो और सैम नाम की दो मुसाफिरों को दिखाते हुए, जो कि गोंडोर नाम की एक मैजिकल प्लेस को ढूंढ रहे होते हैं। इन सारी चीजों के लिए उन्होंने अपना सफर तो तय कर दिया था, लेकिन उन्हें काफी बड़े बड़े चट्टानों और भूल भुलैया वाले रास्ते को पार करना होता है। वो दोनों तो गलती से बार बार रास्ता भूल जा रहे थे और एक ही जगह पर घूमते जा रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों को जरा भी आइडिया नहीं होता कि उनका पीछा कोई कर रहा है। दरअसल उस छोटे क्रिएचर का नाम गोलम होता है, जिसके पास एक मैजिकल रिंग हुआ करती थी। ये मैजिकल रिंग काफी सारी पावर्स देती थी जो भी उसे पहन लेता था। हालांकि कई सालों तक रिंग वो गोलम के पास ही होती है, लेकिन अब वो रिंग एकदम सेफ हाथों में मौजूद है, यानी कि फ्रोडो और सैम के पास, जो कि लगातार ट्रेवल करते जा रहे थे। और यही रीजन होता है कि गोलम भी उनका पीछा कर रहा है वो अंगूठी चुराने के लिए। अब यहाँ एक जगह पर फ्रोडो और सैम काफी थक गए होते हैं, इसीलिए वो वहीं पर आराम करने का डिसाइड करते हैं। तभी गोलम ये मौका देखकर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था ताकि वो अंगूठी को उनसे चुरा सके। लेकिन अब जैसे ही गोलम वो अंगूठी को लेता, उससे पहले फ्रोडो और सैम की आंखें खुल जाती हैं। इसीलिए फ्रोडो गोलम को पकड़कर उस अंगूठी को वापस लेने लगा। देखते ही देखते अब उन तीनों के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो गई थी। तीनों कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अंगूठी उनके पास आ जाए और गोलम के गलत हाथों में ना पड़े। हालांकि गोलम भी छोटा होने के बावजूद भी अंगूठी को लेने के लिए कुछ भी कर सकता था, पर अब फ्रोडो किसी भी तरीके से एक तलवार निकालता है और गोलम के गले पर लगा देता है। यानी कि अब गोलम कुछ नहीं कर सकता था और अब उससे फ्रोडो और सैम की बात माननी ही होगी। फ्रोडो और सैम सबसे पहले वो मैजिकल अंगूठी ले लेते हैं, जिसके बाद उन्होंने गोलम को जाने नहीं दिया, बल्कि उसे रस्सी से बांधकर अपने साथ लेके जाने लगे। क्योंकि यहाँ सैम को पता था कि अगर हम गोलम को छोड़ देंगे तो फिर वो इसी तरीके से हम पर हमला करता रहेगा। लेकिन अब यहाँ गोलम कहता है कि तुम सभी ने मुझे हरा दिया है और अब मैं तुम दोनों का हमेशा के लिए सेवक बनकर रहूंगा। मुझ पर भरोसा करो और मुझे जाने दो। लेकिन यहाँ पर फ्रोडो को एक बात याद आती है कि उसके मास्टर, जिनका नाम गैंडोल्फ था, उन्होंने गोलम के बारे में बहुत सारी बातें बताई होती हैं। वो कहते थे गोलम भले ही कितना भी बुरा हो, लेकिन वो अपने वादे का पक्का था। हालांकि सैम को गोलम के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी फ्रोडो अपने भाई को समझाता है कि हमें इसके ऊपर एक बार भरोसा करके दिखना चाहिए। तब जाकर फ्रोडो गोलम से पूछने लगा कि क्या तुम्हें गोंडोर नाम की जगह का रास्ता पता है कि नहीं। गोलम ने बताया, मैं वहाँ पर गया हूँ और मुझे वहाँ का रास्ता बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। इसी वजह से अब फ्रोडो गोलम को आजाद कर देता है, जिससे कि गोलम आगे आगे जाने लगा था और उनका मार्गदर्शन करने लगा था। फ्रोडो और सैम भी लगातार अब उस प्लेस की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। अब हमें यहाँ पर सौरन का बहुत ही बड़ा सेवक शेरमैन दिखाया जाता है। शेरमैन ने तो अपनी काली शक्तियों की मदद से एक बहुत ही डार्क सेना बना ली थी, जो किसी भी जगह पर जाकर वहां तबाही मचा देती। दरअसल सौरन हेल से आया हुआ एक बहुत ही खतरनाक राक्षस होता है, जिसका अभी तक कोई फिजिकल फॉर्म नहीं था और वो पूरी तरीके से आजाद नहीं हुआ होता है। उसे अपनी बॉडी में असली दुनिया में आने के लिए बहुत सारी एनर्जीज की जरूरत थी, जो सिर्फ और सिर्फ एक मैजिकल रिंग की वजह से ही मिल सकती है। और यही सेम रिंग फ्रोडो और सैम के पास है, जिससे कि वो नष्ट करने के लिए गोंडोर जा रहे हैं। शेरमैन भी उसी रिंग को ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर वो रिंग मिल गई तो वो सौरन के साथ मिलकर इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता था। इसीलिए शेरमैन लगातार अपने साथियों से कहता है कि हमें उस रिंग को ढूंढना ही होगा। अब हमें शेरमैन की कई सारी सेना दिखाई जाती है, जो दो हॉबिट्स को पकड़कर उसके पास लेकर आ रही थी, क्योंकि उन्हें इन हॉबिट्स के ऊपर शक हुआ होता है कि ये जासूस हैं जो हमारे ऊपर नजर रख रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तीन आदमी एरेथॉन, गिम्बली और एल्फ लगातार उनका ही पीछा करते रहते हैं, क्योंकि वो दोनों हॉबिट्स उसके दोस्त होते हैं। उन्हें किसी भी तरीके से अब उस पूरी डार्क सेना से बचाना होगा। लेकिन यहाँ पर सौरन और शेरमैन के लिए एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि फ्रोडो और सैम के पास जो अंगूठी होती है वो उसे एक जगह पर लेके जाके डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, और अगर वो अंगूठी डिस्ट्रॉय हो गई तो सौरन का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी वजह से शेरमैन पूरी कोशिश करता है उन्हें पकड़ने के लिए और मैजिकल अंगूठी छीनने के लिए। अब हमें वही तीनों वॉरियर्स दिखाए जाते हैं जो उन दोनों हॉबिट्स को ढूंढ रहे थे। तभी एरेथन और उसके साथी देखते हैं कि रूहान राज्य की एक बहुत ही बड़ी सेना कहीं जा रही है। इसीलिए एरेथन डायरेक्टली जाकर उस सेना को बुलाने लगा। वो पूरी सेना एरेथन की आवाज सुनकर उसके पास आ जाती है और पूछने लगती है कि क्या बात हो गई। तब जाकर एरेथन, गिम्बली और एल्फ उस सेना के मेन लीडर से बात करता है और कहता है कि हम तुम्हारे राजा के साथी हैं। वो हमारे बहुत पुराने दोस्त थे और हमने कई सारी जंग साथ में लड़ी है। लेकिन तभी वो लीडर कहने लगा कि हमारे राजा अब अपने दुश्मन और दोस्त दोनों में कुछ फर्क ही नहीं करते। दरअसल रूहान राज्य के राजा को सौरन के कई सारे लोगों ने बंदी बना लिया था और उसे अपने कंट्रोल में कर लिया होता है, जिससे कि वो राजा वही करेगा जो कि सौरन चाहेगा। अब यहाँ एरेथन लीडर और उसके सैनिकों से पूछने लगा कि क्या तुमने काली सेना को देखा था जो हमारे दो हैबिट दोस्त को लेकर चले गए हैं। पर लीडर बताता है कि हमने तो उस डार्क सेना को कुछ समय पहले ही
खत्म कर दिया है। एरेथन थोड़ा सा डरने लगा कि आखिरकार उसके दोनों दोस्त हैबिट कहाँ चले गए। तभी वो लीडर और उसकी पूरी सेना एरेथन और उसके साथियों को उस जगह पर लेकर आ जाती है जहाँ पर उन्होंने डार्क सेना को खत्म किया था। सारी की सारी डेड बॉडीज इकट्ठा कर ली गई होती हैं क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से जला दिया गया था। तभी एरेथन को थोड़ी छानबीन करने के बाद अपने उन्हीं दो हैबिट दोस्तों का एक सामान मिलता है जो जंगल की तरफ जा रहा था। यानी कि इसका पूरा चांसेस हो सकते हैं कि वो दोनों हैबिट जंगल की तरफ भागे हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल जंगल नहीं था, बल्कि ये मैजिकल जंगल होता है जिसके अंदर काफी डार्क क्रिएचर्स और खतरनाक चीजें मौजूद हो सकती हैं। गिमली कह रहा था कि शायद अब वो हैबिट ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब हमें उन्हीं दो अनजान हॉबिट्स को दिखाया जाता है जो मैजिकल जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर आवाज करने के कारण उनका पीछा एक खतरनाक राक्षस करने लगा था जो लगातार उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता ही रहता है। उससे बचने के लिए दोनों ही हॉबिट्स पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे थे। हालांकि नीचे देखने पर उस हॉबिट को राक्षस दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो दोनों खुश हो गए। पर अचानक उस राक्षस ने आकर एक हॉबिट का पैर पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया होता है और अब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर अचानक वो हॉबिट जिस पेड़ के ऊपर लटकी हुई थी उसकी आंखें खुल जाती हैं। उस पेड़ के बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़े पैर हो चुके थे जो कि पूरी तरीके से जिंदा हो चुका था और अब वो उन दोनों हॉबिट्स को बचाता है और उस राक्षस के ऊपर अपना पैर रख के उसे खत्म कर देता है। उस बड़े से पेड़ ने तो दोनों ही हॉबिट्स को अपने हाथ में पकड़ लिया था, जो पूछ रहा होता है कि क्या तुम दोनों ऑक्स हो कि नहीं। लेकिन वो बताते हैं कि हम ऑक्स नहीं बल्कि हॉबिट्स हैं जो इस जंगल में भटक गए थे। वो दोनों हॉबिट्स तो एकदम शॉक हो गए थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले किसी पेड़ को जिंदा होते हुए नहीं देखा था। तभी वो मैजिकल ट्री बताता है कि मैं कोई पेड़ नहीं हूँ बल्कि मैं एक जादुई होस्ट हूँ जो इस पेड़ को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि मुझ पर जिम्मेदारी है कि जंगल के सारे पेड़ों की रक्षा करना। लेकिन अब वो मैजिकल पेड़ उन दोनों हॉबिट्स को ऑक्स समझ रहा था। वो मैजिकल ट्री ऑक्स से बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि ऑक्स बहुत ही भारी मात्रा में पेड़ों को काटते थे और उन्हें नुकसान पहुंचाते थे। और अब मैजिकल ट्री उन दोनों हॉबिट से कहने लगा कि मैं तुम्हें अब जान से मार दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें व्हाइट विजार्ड के पास लेकर जाऊंगा और वही डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। मैजिकल ट्री लगातार उन दोनों को लेकर उस आदमी के पास चला जाता है जिसे कि व्हाइट विजार्ड कहा जाता था। थोड़ी ही देर के अंदर उन दोनों हॉबिट्स के सामने एक चमकती हुई आकृति आती है। वो तो व्हाइट विजार्ड था जिसके बारे में वो ट्री बता रहा होता है। पर अच्छे से देखने के बाद उन दोनों हॉबिट्स को पता चला कि ये तो उनके राजा गैंडोल्फ हैं जिनका फिजिकल फॉर्म चेंज हो चुका है। दरअसल कुछ समय पहले गैंडोल्फ एक बहुत ही बड़ी लड़ाई में मारे गए थे, लेकिन उनके स्पिरिट के थोड़े पार्ट्स बचे हुए होते हैं जिससे कि उन्हें एक नया फॉर्म मिल गया, क्योंकि उनके पास ऐसी मैजिकल शक्तियां थी जिससे कि वो रिफॉर्म वापस से कर सकते थे। और अब गैंडोल्फ को सारी बातें पता चल चुकी थी, इसीलिए वो उस मैजिकल ट्री से कहता है कि तुम इन दोनों हॉबिट्स को सही सलामत जंगल के बाहर लेकर चले जाओ। मैजिकल ट्री अपने मास्टर की बात मान लेता है और उन दोनों हॉबिट्स को अपने ऊपर बिठाकर आगे बढ़ने लगता है। हालांकि उन्होंने कई ज्यादा सफर तय कर लिया था, लेकिन काफी रात होने की वजह से वो उस जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं। वो मैजिकल ट्री थोड़ा सा दूर चले गया था और अब वो दोनों हॉबिट्स वहीं पर सो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ये जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है। वो दोनों जैसे ही उठते हैं तो एक साथ खेलते हुए एक पेड़ के जड़ों के पास आ गए थे। उस खतरनाक ट्री ने जैसे ही उन दोनों हॉबिट्स के प्रेजेंस को महसूस किया, तभी वो अपने बड़े बड़े जड़ों के अंदर उन्हें पकड़ने लगते हैं। दोनों ही हॉबिट्स उस पेड़ के जड़ों के अंदर चले जा रहे थे, जिससे कि उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। उन दोनों के काफी जोर से चिल्लाने के बाद वो मैजिकल ट्री वहां पर आ जाता है और अपने पेड़ साथियों को कमांड देता है कि उन दोनों हॉबिट्स को छोड़ दो। ये हमारे व्हाइट विजार्ड के साथी हैं जिन्हें कि हमें जंगल से बाहर लेकर जाना है। ये कहते ही वो खतरनाक ट्री उन दोनों हॉबिट्स को छोड़ देता है, जिसके बाद मैजिकल ट्री उन दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर दूर लेकर जाने लगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें सही सलामत इस जगह से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो सभी मिलकर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब उस मैजिकल जंगल के अंदर वो तीनों वॉरियर जिनका नाम एरेथॉन, गिमली और एल्फ होता है, वो आ जाते हैं अपने उन दोनों दोस्तों को ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा अंदर आने के बाद एल्फ को लगने लगा कि सभी पेड़ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और कोई तो है जो लगातार उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। हालांकि उन्हें अपने दोनों दोस्त हॉबिट दिखाई नहीं देते, पर तभी अचानक तीनों को महसूस होता है कि पीछे से कोई रोशनी उनकी तरफ बढ़ रही है, इसीलिए सभी लोग उसकी तरफ हमला करने लगे। ताज्जुब की बात होती है कि उनमें से किसी का भी हमला उस आदमी पर लगता ही नहीं। फिर जाकर रियलाइज हुआ कि वो चमकती हुई रोशनी और कोई नहीं बल्कि गैंडोल्फ होते हैं। गैंडोल्फ जो कि इंसानों की तरह पहले दिखाई देते थे, उनके अंदर की रोशनी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वो तीनों तो गैंडोल्फ को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि यही उनके मास्टर होते हैं। गैंडोल्फ ने उन्हें बताया कि किस तरीके से हेल के अंदर उसने
अपने सबसे खतरनाक शैतान को हराकर वहाँ से आजाद होने की परमिशन ले ली और तब से ही उनका फिजिकल फॉर्म चेंज हो चुका है और उनके अंदर काफी शक्तियां भी आ चुकी हैं। गैंडोल्फ बताते हैं कि तुम सभी जो अपने 2 हॉबिट्स दोस्तों को ढूंढने आए थे वो यहाँ से सही सलामत बाहर निकल चुके हैं और हमसे ज्यादा सुरक्षित वो हैं, इसीलिए हमें भी जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। गैंडोल्फ उन सभी को बताते हैं कि सौरन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है और अगर उसे वो रिंग मिल गई तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और इन सारी चीजों को पाने के लिए सौरन सैरमन की सेना का यूज कर रहा है अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब उनका मेन टारगेट है रोहान राज्य के ऊपर कब्जा करना, क्योंकि उस राज्य के राजा को सौरन ने पहले ही कंट्रोल कर लिया है, जिसके बाद वो पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करेगा। और गैंडोल्फ यही बताता है कि हमें किसी भी तरीके से रोहान राज्य को प्रोटेक्शन करनी ही होगी। हालांकि सौरन को जो रिंग चाहिए उसे फ्रूडो और सैम लेकर उस जगह पर बढ़ रहे होते हैं जहां उस रिंग को डिस्ट्रॉय किया जा सके। और अच्छी बात यही होगी कि वो जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच जाएं और सौरन को खत्म कर दें। तब तक हमें पूरी सेना बनानी होगी जो रोहान राज्य की प्रोटेक्शन करे। अब यहाँ हमें दिखाया गया कि गैंडोल्फ उन तीनों वॉरियर्स के साथ रोहान साम्राज्य के गेट पर खड़ा हुआ है और वो राजा के महल में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई सारे सिपाही उन्हें देख लेते हैं। अंदर जाने से पहले वहाँ के सैनिक उन सभी से हथियार ले लेते हैं, लेकिन जब गैंडोल्फ से उसकी छड़ी लेने के लिए सैनिक बाहर गए तो गैंडोल्फ कहने लगा कि क्या तुम एक बूढ़े आदमी से उसकी छड़ी भी छीन लोगे। ये सुनते ही वो सैनिक गैंडोल्फ को उसकी छड़ी लेकर जाने के लिए परमिशन दे देता है और अब वो चारों उस महल के अंदर चले गए थे। वहीं अब हमें रोहान साम्राज्य का राजा दिखाई देता है, जिसके साइड में खतरनाक सोरन का एक आदमी बैठा हुआ था। दरअसल यही होता है जो राजा को कंट्रोल कर रहा था और सोरन की मदद करता है साम्राज्य को उसके नाम करने के लिए। लेकिन थोड़ी देर के अंदर सोरन के आदमी ने जैसे ही गैंडोल्फ और उसके साथियों को अंदर आते हुए देखा तो वो उसकी छड़ी देखकर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैंने कहा था किसी को भी वेपन लेकर अंदर आने की अनुमति मत देना। और अब सारे सैनिक उनके ऊपर हमला करने आ जाते हैं, लेकिन एरेथन, गिम्बली और एल्फ अपनी पूरी कोशिश करते हुए उन सैनिकों को गैंडोल्फ से दूर रख रहे थे। गैंडोल्फ तो सीधा अपनी छड़ी लेकर रोहान साम्राज्य के राजा की तरफ चला जाता है और उसे अपने पावर की मदद से पूरी तरीके से आजाद कर देता है सोरन की कैद से। रोहान साम्राज्य के राजा अब पूरी तरीके से होश में आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो कई महीनों से सोए हुए होते हैं और अब उन्हें कॉन्शियसनेस वापस आई है। एरेथन, गैम्बली और एल्फ ने तो सारे सैनिकों को संभाल लिया था जिससे कि गैंडोल्फ अपना काम कर सके। सोरन का वो आदमी तो डर के मारे वहां से काफी दूर भाग जाता है, यानी कि अब रोहान साम्राज्य एकदम सुरक्षित है और सही हाथों में है। अब यहाँ सारी चीजें नॉर्मल हो जाने के बाद एरेगॉन समझा रहा होता है कि सोरन और सैरमन काफी ताकतवर हो चुके हैं। उन्होंने रोहान साम्राज्य के आसपास के सभी राज्यों को खत्म कर दिया और अब शायद उनकी नजर रोहान साम्राज्य के ऊपर ही है। इसीलिए अब गैंडोल्फ राजा को समझा रहे थे कि आपको भी तैयार रहना पड़ेगा उनसे लड़ाई करने के लिए। पर राजा सिंपली कह रहे थे कि मैं ये नहीं करने वाला, मैं नहीं चाहता कि मेरे और भी सैनिकों और लोगों की जाने जाएं। इसीलिए अब बहुत ज्यादा डर जाने के कारण रोहान साम्राज्य के राजा कहते हैं कि मैं अपने सारे लोगों को लेकर एक माउंटेन के ऊपर चला जाऊंगा जहां वो सुरक्षित रहेंगे। थोड़े ही समय में रोहान साम्राज्य के सभी लोग अपना सामान इकट्ठा करके उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गैंडोल्फ समझ चुका था कि अब राजा के जाने के बाद ये राज्य बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसीलिए वो एक मिशन पर जाना चाहता था जिससे कि वो सोरन की सेना को रोक सके उनके ऊपर हमला करने के लिए। पर अब जाते जाते उसने एरेथन को सारी जिम्मेदारी दे दी होती है कि इस पूरे राज्य की प्रोटेक्शन तुम्हारे हाथ में है, तुम ही इस राज्य को संभालोगे और पूरी सेना को गाइड करोगे। एरेगॉन एरेथन को ये कहकर चला गया कि ठीक 5 दिनों बाद मैं सूर्य की किरण बनकर आऊंगा और तुम मेरी तरफ देखना जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सारी बातें करके एरेगॉन तुरंत ही वहां से कहीं दूर चला जाता है। एरेथन भी अभी पूरी कोशिश कर रहा था पूरी सेना को इकट्ठा करके उनसे लड़ाई करने के लिए। अब हमें यहाँ पर फ्रूडो और सैम दिखाए जाते हैं जिन्हें की गोलम लगातार दिशा दिखाते हुए उस जगह पर लेकर जा रहा था जहाँ पर वो सभी मैजिकल रिंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। गोलम ने तो उन दोनों को पहाड़ी वाले रास्ते से निकाल दिया होता है, पर अब उनके सामने एक बहुत ही बड़ा दलदल मौजूद था। इस दलदल में फ्रूडो और सैम बार बार फंस जा रहे थे। तभी गोलम उन्हें बताता है कि ये वो जगह है जहाँ बहुत ही घमासान लड़ाई हुई थी और इस पूरे पानी के अंदर तुम्हें इंसान, हॉबिट्स और ऑक्स की लाशें मिलेंगी क्योंकि ये पूरी जगह श्रापित हो चुकी है। इस बात से फ्रूडो और सैम थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन फिर भी वो लगातार आगे बढ़ते ही जाते हैं। तभी अचानक हमें आसमान में एक काला साया दिखाई दिया जिसे कि सोरन ने ही भेजा होता है वो मैजिकल अंगूठी लाने के लिए। वो साया तो एक बहुत ही बड़ी ड्रैगन के ऊपर सवार होता है जो
फ्रूडो और सैम को लगातार ढूंढ रहा था। फ्रूडो जिसके पास वो मैजिकल अंगूठी थी वो अब नीचे गिर जाता है, जिसे कि वो शायद देखने ही वाला था, पर तभी सैम और गोलम उसकी मदद करते हैं और झाड़ी के पीछे छुपा लेते हैं। इन सारी चीजों की वजह से सौरॉन की उस सिपाही यानी कि ब्लैक सोल को कुछ दिखाई ही नहीं देता, इसीलिए वो अपने ड्रैगन के ऊपर सवार होकर वहां से कहीं दूर निकल जाता है। फिलहाल के लिए तो फ्रूडो और सैम बच गए थे, लेकिन इस तरीके के खतरे उन्हें और मिलने वाले हैं। अब यहाँ फ्रूडो जब आगे बढ़ ही रहा होता है तभी उसे पानी में किसी की लाश दिखाई देती है। वो तो उसे देखते देखते एकदम खो गया था और अब वो पानी के अंदर भी गिर जाता है। उस पानी में जितने भी लोग मरे होते हैं उनकी सोल अभी भी जिंदा होती है, जो फ्रूडो को खींचकर मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ गोलम फ्रूडो की मदद करता है और उसे जल्द से जल्द पानी से निकालकर एक सेफ जगह पर ला देता है। यहाँ पर गोलम की एक अच्छी वाली साइड देखने मिल रही थी, जिससे कि वो फ्रूडो और सैम की मदद कर रहा है। उसने तो फ्रूडो से कह दिया कि मैं आपका सेवक हूँ। दरअसल बात ये होती है कि गोलम को डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर थी। एक पर्सनालिटी उससे गलत काम करवाती तो दूसरी पर्सनालिटी उसे अच्छे काम करने पर मजबूर करती। अब वो तीनों लगातार आगे बढ़ते हुए उस जगह की तरफ चले गए थे जहाँ रिंग को डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। लेकिन फिर पता चलता है कि उसी जगह पर शेरमैन अपनी पूरी काली सेना लेकर पहुंच चुका है, जो कि फ्रूडो और सैम के आने का ही वेट कर रहा था। अब सामने के रास्ते इतनी सेना होने के कारण वो अंदर तो इस तरीके से नहीं घुस सकते। तभी गोलम उन्हें बताता है कि वहां जाने का एक और रास्ता है जो फॉरेस्ट की तरफ से जाता है। इसीलिए अब गोलम के द्वारा बताए गए रास्ते की तरफ वो चलने लगे और जल्द से जल्द एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। पर तभी उन तीनों ने देखा कि बहुत सारे इंसान झुंड बनाकर कहीं जा रहे हैं। दरअसल इन सारे इंसानों को सौरन ने कंट्रोल किया था और ये सब शेरमैन की सेना में शामिल हो जाएंगे, जो कि नॉर्मल इंसानों को हराने में उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में कुछ अनजान लोग वहां पर आ गए और उस पूरी सेना के ऊपर हमला करके उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। उनका निशाना इतना तेज होता है, एक तीर से कई सारे लोग मारे जा रहे थे। अब उन्हीं लोगों ने बड़ी चालाकी से फ्रूडो और सैम को भी पकड़ लिया और उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाने लगे। हालांकि फ्रूडो उन्हें रिंग के बारे में ना बताकर ये कहता है कि आपके राजा के लिए हमारे पास संदेश है जो इंसानों से लड़ने में उनकी मदद कर सकता था। इसीलिए वो सारे लोग फ्रूडो और सैम को पकड़कर कहीं दूर लेकर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में फ्रूडो और सैम को एक दूसरे साम्राज्य में लाया जाता है, जिसके राजा का नाम फेरामीर था। दरअसल फेरामीर उन 7 भाइयों में से एक होता है जो हॉबिट्स की सुरक्षा करते थे और सौरन के खिलाफ अपनी बगावत करते थे। फेरामीर तो फ्रूडो से पूछने लगा था कि आखिर तुम्हारे साथ एक अजीब सा आदमी होता है, वो कहाँ गया। दरअसल वो गोलम के बारे में बात कर रहा था, जो उस समय उनसे बचकर कहीं दूर चला गया होता है। हालांकि अभी फेरामीर को ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि गोलम के पास वो मैजिकल रिंग मौजूद है, इसीलिए वो सिर्फ गोलम के ऊपर ध्यान दे रहा था और कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाए इसके ऊपर फोकस कर रहा था। फ्रूडो इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता, इसीलिए उन दोनों को ही कैद कर लिया जाता है। लेकिन फेरामीर को कहीं न कहीं शक हो गया था, इसीलिए वो रात के समय फ्रूडो को उठाकर लेकर चला जाता है एक नदी के किनारे, जिसके ठीक नीचे गोलम बैठकर मछलियां खा रहा था। फेरामीर के कई सारे सिपाही वहां पर आकर उसे पॉइंट कर लेते हैं और फ्रूडो से कहते हैं कि अगर तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो मेरे सिपाही गोलम को जान से मार देंगे। ये सुनने के बाद फ्रूडो तुरंत ही उन्हें रोकता है और चला जाता है गोलम के पास। फ्रूडो तो गोलम से कह रहा था कि प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर गोलम को थोड़ा सा शक हो रहा था, पर फ्रूडो उसे भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। उसी के ऊपर भरोसा करते हुए गोलम आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक फेरामीर के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। वो तो उसे बहुत बुरी तरीके से मारते जा रहे थे। तब जाकर गोलम को रियलाइज होता है कि उसकी मास्टर यानी कि फ्रूडो ने उसे धोखा दिया है। इसीलिए जब फेरामीर ने गोलम से पूछा कि आखिर तुम कौन सा राज छुपा रहे हो, तो गोलम उन्हें सब कुछ बता देता है कि फ्रूडो के पास मैजिकल अंगूठी है जिसे कि सौरन ढूंढ रहा है, और अगर वो सौरन के हाथ में लग गया तो सौरन अपने फिजिकल फॉर्म में आकर सब कुछ तबाह करने लगेगा। ये बातें पता चलने पर फ्रूडो और सैम दोनों को ही बंदी बना लिया गया और अब तो फेरामीर और उसके साथियों को पता चल चुका होता है कि मैजिकल रिंग फ्रूडो के पास है, तो अब वो सब उसे लेने के चक्कर में मौजूद हैं। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ वही 2 हॉबिट्स दिखाए जा रहे थे जो मैजिकल जंगल के अंदर फंसे हुए होते हैं। उन्हें जब रास्ते में मैजिकल ट्री लेकर जा रहा था तो चारों तरफ से उसी की तरह ही मैजिकल ट्रीज पास आने लगते हैं। वो सभी तो आपस में मीटिंग करने लगे कि हमें इन हैबिट्स का साथ देकर शेरमैन की सेना से लड़ाई करना चाहिए कि नहीं। लेकिन फिर वो सभी एक कंक्लूजन पर आते हैं कि हमें इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इसीलिए अब वो मैजिकल ट्री दोनों ही हॉबिट्स को जंगल से बाहर लेकर चला जाता है जहाँ से वो आगे बढ़ सके। पर लेकिन वो हॉबिट समझ चुके थे कि अगर इनका साथ हमें नहीं मिला तो हम कभी भी शेरमैन की सेना को नहीं हरा पाएंगे। इसीलिए वो दोनों हॉबिट्स मैजिकल ट्री को एक दूसरी जगह पर लेकर चले जाते हैं जहाँ पर शेरमैन का पैलेस होता है। वहाँ पहुंचते ही मैजिकल ट्री ने देखा कि शेरमैन की सेना ने बहुत सारे जंगल को डिस्ट्रॉय कर दिया था।
मैजिकल ट्री ये देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि इसमें से उसके कई सारे दोस्त भी मौजूद थे जो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। इसीलिए मैजिकल ट्री काफी तेजी से चिल्लाते हुए अपने साथियों को बुलाता है जो मैजिकल जंगल के अंदर से बाहर निकल गए थे, और अब उसने डिसाइड किया कि हम सैरमैन की सेना पर हमला करेंगे और उसे पूरी तरीके से खत्म करेंगे क्योंकि उन्होंने आधे से ज्यादा फॉरेस्ट को तबाह कर दिया था। अब यहाँ पर हमें फेरामीर अपनी पूरी सेना के साथ दिखाई देता है जिसने कि फ्रूडो और सैम और गोलम को बंदी बनाया था। वो तो उन्हें जान से मारने के लिए लगातार आगे बढ़ता ही जाता है, लेकिन तभी सैम कह रहा था कि पता है तुम्हारे भाई की मौत कैसे हुई? उसने फ्रूडो को घायल करके उससे रिंग छीनने की कोशिश की थी। दरअसल फेरामीर फ्रूडो पर इसीलिए गुस्सा होता है क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि उसके बड़े भाई को फ्रूडो ने ही मारा है, लेकिन इसमें फ्रूडो की कोई गलती नहीं, वो तो सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन कर रहा था। तभी अचानक फ्रूडो को कुछ महसूस होने लगा और वो आसमान की तरफ देखता है। वहाँ और कोई नहीं बल्कि वही काला साया आ चुका था जो अपने ड्रैगन पर सवार होकर सब पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। फेरामीर की सेना जो ऑक्स की सेना से लड़ाई कर रही थी वो भी काफी डरने लगी, लेकिन वो सब लड़ना रोकते नहीं। वहीं दूसरी तरफ अब हम एरेथॉन, गिम्बली और एल्फ को देखते हैं जो कि रोहान साम्राज्य की प्रोटेक्शन के लिए शेरमैन की सेना से लड़ाई कर रहे थे। शेरमैन की सेना की तादाद बहुत ज्यादा थी और एरेथॉन के साथियों के पास काफी कम सेना होती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते और लगातार उनसे फाइट करते रहते हैं। वहीं अब उन सारे मैजिकल ट्रीज के ग्रुप को दिखाया गया था जो शेरमैन के पैलेस में घुसकर वहां तबाही मचाने लगे। शेरमैन की पूरी सेना और उसके हथियार वो डिस्ट्रॉय करते जाते हैं जिससे कि शेरमैन काफी कमजोर पड़ चुका था। मैजिकल ट्रीज जो काफी बड़े और भारी भरकम होते हैं वो सारे सैनिकों को खत्म कर दे रहे थे, यानी कि यहाँ 3 जगहों पर लड़ाई चल रही होती है जिससे कि शेरमैन और सौरॉन काफी कमजोर हो जाएंगे। मैजिकल ट्रीज की सेना ने तो बहुत ही बड़े बांध को भी ओपन कर दिया जिससे कि वो पूरी जगह पानी में डूबने लगी। शेरमैन द्वारा बनाए जाने वाले हथियार के पूरे इक्विपमेंट सब खराब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एरेथॉन, गिम्बली और एल्फ काफी कमजोर पड़ चुके थे और उन्हें लग रहा था कि वो मारे जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एरेथॉन को याद था कि गैंडोल्फ ने उससे कहा था कि सुबह होते ही तुम पहाड़ों की तरफ देखना जहाँ से मैं जरूर आऊंगा। एरेथॉन जैसे ही देखता है तो वहाँ पर सच में गैंडोल्फ मौजूद था जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना होती है। वो अपनी पूरी सेना को लेकर शेरमैन की आर्मी के ऊपर हमला कर देता है और वो लगातार उन्हें खत्म करने लगे थे। थोड़ी देर के अंदर ही गैंडोल्फ अपनी पूरी सेना के साथ शेरमैन की सेना को मारने में कामयाब हो जाता है, पर शेरमैन के कुछ सैनिक होते हैं जो कि बचकर फॉरेस्ट की तरफ भागने लगे थे। लेकिन वो फॉरेस्ट तो बहुत ही ज्यादा श्रापित और खतरनाक था जिसके अंदर कई सारे पेड़ जिंदा होकर उन सैनिकों को मार डालते हैं, यानी कि इस जगह पर इंसानों की जीत हुई। वहीं अब हमें फ्रूडो को दिखाया जाता है जिसके ठीक सामने वही काला साया आ चुका था। वो तो किसी भी हालत में फ्रूडो से वो रिंग छीनना चाहता है जिससे कि सौरॉन काफी ताकतवर हो जाए, और यहाँ रिंग के अंदर भी इतनी पावर जनरेट हो रही थी जो फ्रूडो को अपने काबू में कर लेती है और उसे अपनी उंगली में पहनने के लिए मजबूर करती है। एक बार अगर वो फ्रूडो ने अंगूठी पहन ली तो सौरॉन जो सालों से सोया हुआ है वो जाग जाएगा, लेकिन वो ऐसा करता इससे पहले सैम वहां आकर फ्रूडो को पकड़ लेता है और उसे होश में लाता है। अब कई सारे सैनिक उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर रहे थे जिससे कि वो घायल होकर वहां से कहीं दूर चला जाता है, यानी कि फिलहाल के लिए सौरॉन का वो साथी बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर हार मान चुका था और इस जगह पर भी फेरामीर और उसकी पूरी सेना की ही जीत हुई। फेरामीर को सारी बातें समझ में आ चुकी थी, इसीलिए वो फ्रूडो, सैम और गोलम को आजाद कर देता है। उसे पता था कि ये लोग अच्छे हैं और बुराई के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। फ्रूडो और सैम ने तो डिसीजन लिया कि वो किसी भी तरीके से इस मैजिकल रिंग को डिस्ट्रॉय करके रहेंगे, इसीलिए वो अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जहां पर सौरॉन को वापस आने से रोका जा सके। गैंडोल्फ भी अपने बहादुर वॉरियर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है जो सभी को कह रहा था कि शायद अभी के लिए हमने ये जंग जीत ली है, पर सौरॉन फिर से बहुत ज्यादा ताकतवर होकर आएगा। हमें उस समय आने तक साथ रहना चाहिए और उसे हराने की प्लानिंग करनी चाहिए, और यहीं पर हमारी ये एडवेंचरस कहानी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरह की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।